Hello students, welcome to Vedyug. I am your history mentor. And in this video, we are going to start the next part of history's fourth chapter, the age of industrialization. Now in this video, we are going to learn the following topics, which are the peculiarities of industrial growth, small scale industries predominate and markets for goods. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थे वो ज़्यादातर फोकस करते थे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट के लिए। सो दे एस्टैब्लिश टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, acquire land at cheap rates and invested in mining, indigo and jute। तो जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थे उन्होंने क्या किया, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इस्टेब्लिश किए, साथ ही साथ उन्होंने चीप रेट्स पर लैंड भी एक्वायर कर ली और इन्वेस्टमेंट करने लगे माइनिंग, इंडिगो एंड जूट के लिए। दिस प्रोडक्ट्स वर प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड रादर देन डोमेस्टिक कंजम्पशन इन इंडिया। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स थे वो ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते थे रादर देन डोमेस्टिक कंजम्पशन इन इंडिया। इंडियन बिजनेसमैन व्हेन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द लेट 19th century अवॉइडेड डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विथ मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो भी धीरे धीरे उनके इंडस्ट्रीज सेटअप करने लगे लेट 19th century में, लेकिन वो मैनचेस्टर गुड्स के साथ इंडियन मार्केट में जो डायरेक्ट कंपटीशन है उसको अवॉइड करते थे। कॉटन मिल्स इनिशियली फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग कोर्स कॉटन यार्न इंस्टेड ऑफ फैब्रिक। तो जो कॉटन मिल्स थे इनिशियली उन्होंने जो कोर्स कॉटन यार्न है, जो रफ कॉटन यार्न है, उसको प्रोड्यूस करने पर फोकस किया एज कम्पेयर टू फैब्रिक। सुपीरियर क्वालिटी यार्न वॉज इम्पोर्टेड। जो सुपीरियर क्वालिटी का यार्न था, कपड़ा था, वो इम्पोर्ट किया जाता था। While the yarn produced in Indian spinning mills was used by handloom weavers in India or exported to China। जबकि जो इंडियन स्पिनिंग मिल्स के द्वारा यार्न प्रोड्यूस किया जाता था उसे हैंडलूम वेवर्स जो थे इंडिया के वो यूज़ करते थे, या तो उसे चाइना एक्सपोर्ट किया जाता था। चेंजेस अकर्ड इन द अर्ली 20th century ड्यू टू द स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनलिस्ट एफर्ट्स टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स। बहुत सारे चेंजेस आए क्योंकि अर्ली 20th century में फिर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई और नेशनलिस्ट एफर्ट्स की वजह से बहुत से फॉरेन क्लोथ्स जो है उसे बॉयकॉट कर दिया गया। इंडस्ट्रियलिस्ट शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, उनका जो फोकस था वो यार्न से किस पर शिफ्ट कर दिया गया, क्लॉथ प्रोडक्शन पर। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912। तो जो कॉटन के पीस गुड्स थे, मतलब कॉटन से बने हुए जो गुड्स थे, वो इंडिया में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया और उसका जो प्रोडक्शन था वो भी डबल हो गया 1900 से लेकर 1912 तक। ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटिश मिल्स वर ऑक्यूपाइड विथ वॉर प्रोडक्शन। जब वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो ब्रिटिश मिल्स जो थे वो वॉर प्रोडक्शन में ऑक्यूपाई थे और जिसकी वजह से जो मैनचेस्टर इंपोर्ट था इंडिया में वो डिक्लाइन हो गया। इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई एंड दे वर कॉल्ड अपॉन टू मीट वॉर नीड्स बाय प्रोड्यूसिंग वेरियस आइटम्स। तो जो इंडियन मिल्स थे वो एक वास्ट होम था मार्केट्स को सप्लाई करने के लिए और इसीलिए उनको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत से चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स। और इन वॉर के सालों में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो 4 साल थे, उन 4 सालों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। विथ न्यू फैक्ट्रीज बीइंग एस्टैब्लिश, नई नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुए और जो एग्जिस्टिंग वंस थी वहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट्स में काम चालू हो गया। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नॉट रिगेन इट्स प्रीवियस डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट। लेकिन वॉर के बाद जो मैनचेस्टर से गुड इंपोर्ट किए जाते थे इंडिया में, उनका जो डोमिनेंस था इंडियन मार्केट पर वो फिर से पहले जैसा नहीं हो सका। द ब्रिटिश इकोनॉमी स्ट्रगल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विथ द US, जर्मनी एंड जापान। तो जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी
उनको मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और साथ ही साथ यूएस, जर्मनी एंड जापान के साथ कम्पीट भी करना पड़ा। कॉटन प्रोडक्शन इन ब्रिटेन कोलैप्स। जो ब्रिटेन में कॉटन प्रोडक्शन होता था वो ड्रास्टिकली कोलैप्स हो गया वॉर के बाद, एंड जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लोथ का ब्रिटेन से वो भी डिक्रीज हो गया। लोकल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेट देयर पोजीशन, सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड कैप्चरिंग द डोमेस्टिक मार्केट। तो जो लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज थे उन्होंने क्या किया, उनके जो पुराने पोजीशंस थे इंडियन मार्केट्स पे, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स पे, उनको फिर से वापस ले लिया, एंड जो फॉरेन मार्केट्स थे उसके जगह जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर गुड्स थे उनके जगह डोमेस्टिक मार्केट से जो प्रोडक्ट तैयार होते थे उन्होंने ले ली। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेडोमिनेंट। Now in 1911, about 67% of large industries were located in Bengal and Bombay. तो 1911 इस ईयर तक 67% ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज जो थे वो बंगाल और बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुए, वाइल जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था वो कंट्री के बाकी हिस्सों में चल रहा था। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931। तो सिर्फ जो कुछ स्मॉल प्रपोर्शन था इंडस्ट्रियल लेबर का वो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे थे। 5% लोग जो थे वो 1911 में फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे थे और 10% जो थे वो 1931 में। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपांडेड इन द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी तक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन और जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन था वो एक्सपांड होने लगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस प्लेड अ रोल इन दिस एक्सपांशन। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इस एक्सपांशन में। वेवर्स अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी सच एज लूम्स विथ फ्लाई शटल विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्पीड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वेवर्स ने भी अडॉप्ट किए, जैसे कि लूम्स विथ फ्लाई शटल। अब फ्लाई शटल क्या है? फ्लाई शटल एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि वेविंग को मूव करने में हेल्प करता है बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज। तो इसके वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ा और जो लेबर डिमांड थी वो भी कम हो गई। बाय 1941 ओवर 35% ऑफ हैंडलूम्स इन इंडिया वर फिटेड विथ फ्लाई शटल विथ हाई प्रपोर्शन इन रीजन्स लाइक ट्रैवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन एंड बंगाल। तो 1941 तक 35% ऑफ हैंडलूम्स जो थे इंडिया में उनमें फ्लाई शटल को फिट किया गया और इनका जो प्रपोर्शन था वो ज़्यादातर कहाँ था? ट्रैवनकोर में, मद्रास है, मैसूर है, देन कोचीन है और बंगाल में इसका प्रपोर्शन ज़्यादा था। अदर स्मॉल इनोवेशंस ऑल्सो हेल्प वेवर्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। बाकी भी कुछ स्मॉल छोटे मोटे इनोवेशंस थे जो वेवर्स को हेल्प कर रहे थे उनके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में और जो मिल सेक्टर है उनसे कम्पीट करने में। Weavers producing coarse cloth faced fluctuating demand, particularly during times of bad harvest and famines when the rural poor had limited purchasing power. तो weavers जो coarse cloth produce कर रहे थे उसकी डिमांड में कुछ फ्लक्चुएशंस आने लगी जब बैड हार्वेस्ट और फेमाइंस की कंडीशन आई तब, क्योंकि ये जो कोर्स क्लोथ थे वो रूरल पुअर यूज़ करते थे और इसीलिए उनके जो परचेसिंग पावर थी वो भी लिमिटेड हो गई और बैड हार्वेस्ट एंड फेमाइंस की वजह से उनकी जो परचेसिंग पावर थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से जो कोर्स क्लोथ की डिमांड थी उसमें भी फ्लक्चुएशन आने लगे। वेवर्स प्रोड्यूसिंग फाइन वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स हैड मोर स्टेबल डिमांड। लेकिन जो फाइन वेराइटीज़ के क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे थे वेवर्स, उनकी जो डिमांड थी वो स्टेबल थी, क्योंकि जो वेल टू डू फैमिलीज थे वो इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी ये फाइन क्लोथ्स अफोर्ड कर सकते थे। Mills could not easily replicate specialized waves such as saris with woven borders or specific regional garments like lungis and handkerchiefs of Madras. तो जो मिल्स थे वो ये जो स्पेशलाइज्ड वेविंग वर्क था उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाते थे इजीली। जैसे कि साड़ीज़ थे जो स्पेसिफिक बॉर्डर उन साड़ी में थी, देन स्पेसिफिक रीजनल गारमेंट्स थे जैसे कि लुंगीज़ है, हैंकरचीफ है मद्रास के। तो ये जो वर्क थे इसको रेप्लिकेट करना इजी नहीं था मिल्स के लिए। वेवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पीपल वर्क लॉन्ग आवर्स एंड ऑफ्टन इन्वॉल्व द एंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग वुमेन
एंड चिल्ड्रन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो वेवर्स थे और जो क्राफ्ट्स पीपल थे वो क्या करते थे, ज़्यादा देर तक काम करते थे एंड कभी कभी वो उनके हाउस होल्ड, जो उनके घर की महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी इस प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते थे। While they did not necessarily prosper, their labor and livelihood were integral to the process of industrialization despite the age of factories. भले ही फैक्ट्रीज कितने भी पुराने हो जाए, फैक्ट्रीज का कितना भी एज हो जाए, जो उनके लेबर्स एंड लाइवलीहुड थे वो एक इंटीग्रल पार्ट रहेंगे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मार्केट्स फॉर गुड्स। एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ रोल इन मेकिंग प्रोडक्ट्स डिजायरेबल एंड नेसेसरी, शेपिंग पीपल्स माइंड एंड क्रिएटिंग न्यू नीड्स। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करते थे, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे प्रोडक्ट्स को डिजायरेबल बनाने के लिए, उनकी ज़रूरतें बढ़ाने के लिए और लोगों के माइंड्स पर एक छाप छोड़ने के लिए। Throughout history, advertisement have been used to expand markets for products and shape consumer culture. तो आप देखोगे, थ्रू आउट हिस्ट्री देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट को यूज़ किया जाता है मार्केट को बढ़ाने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स का सेल बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ कंज्यूमर कल्चर को भी एक प्रॉपर शेप देने के लिए। मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट पुट लेबल्स ऑन क्लॉथ बंडल्स व्हेन सेलिंग क्लोथ्स इन इंडिया। तो जो मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे, जो उनके क्लॉथ बंडल्स थे उस पर लेबल लगाते थे जब वो इंडिया में सेल करते थे उनके प्रोडक्ट्स को। और ये जो लेबल्स थे ये क्या करते थे, उस मैन्युफैक्चरर कंपनी का जो प्लेस है या उस कंपनी का नाम जो था उससे लोगों को फैमिलियर करवाते थे एंड वर ऑल्सो मार्क ऑफ क्वालिटी। और ये जो लेबल्स थे वो एक क्वालिटी का मार्क भी थे। द लेबल्स ऑफ्टन कैरिड इमेजेस। लेबल्स में बहुत बार इमेजेस इंक्लूड होते थे, ज़्यादातर इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के, टू क्रिएट सेंस ऑफ डिवाइन अप्रूवल, ताकि लोग जो है वो भक्ति के वजह से उस चीज़ों को खरीदे एंड फैमिलियरिटी फॉर द फॉरेन गुड्स, और ताकि वो फॉरेन गुड्स से फैमिलियर हो। देन मैन्युफैक्चरर्स स्टार्टेड प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरर्स ने क्या कर दिया, कैलेंडर्स को प्रिंट करना भी स्टार्ट कर दिया उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। Calendars were widely used even by illiterate people in various places like tea shops, poor people's home, offices and middle class apartments. कैलेंडर एक ऐसी चीज़ थी उस टाइम में भी जो हर एक इंसान यूज़ करता था, भले ही चाहे इलिटरेट पीपल हो। बहुत सारे टी शॉप्स में कैलेंडर्स को लटकाया जाता था। देन पुअर पीपल के घरों में भी, ऑफिसेस में, मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स में, हर जगह कैलेंडर्स यूज़ किए जाते थे। और इसीलिए कैलेंडर्स पर क्या करते थे, इमेजेस ऑफ गॉड कैलेंडर पर प्रिंट करते थे ताकि उनके जो न्यू प्रोडक्ट्स है उनको सेल किया जाए। देन एडवर्टाइजमेंट्स एंड कैलेंडर्स फीचर्ड फिगर्स ऑफ एम्परर्स, नवाब्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सनेजेस। जो भी एडवर्टाइजमेंट्स थे और जो कैलेंडर्स थे उन पर हमेशा राजा महाराजा, नवाब्स के जो इमेजेस थे वो लगाए जाते थे। अब ये जो रिस्पेक्टेड फिगर्स को यूज़ कर रहे थे, उनके जो इमेजेस को यूज़ कर रहे थे, उससे एक मैसेज कन्वे कर रहे थे और वो ये था कि जब ये एम्परर्स, नवाब या रिस्पेक्टेड पर्सन का जो भी इमेज यूज़ करते थे, इससे उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता था। इसलिए बहुत बार गॉडेसेस का, गॉड्स का, इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस का, एम्परर्स का, नवाब्स का, इन रिस्पेक्टेड फिगर्स का इमेज जो है वो प्रोडक्ट्स पर यूज़ करते थे एडवर्टीजमेंट के लिए, कैलेंडर्स पर। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड एडवर्टाइजमेंट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग नेशनलिस्ट मैसेज, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट को यूज़ किया एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट नेशनलिस्ट मैसेज, नेशनलिस्ट मैसेज को प्रमोट करने के लिए, पर्टिकुलरली स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर। जो एडवर्टाइजमेंट थे वो क्या करते थे, लोगों को अर्ज करते थे कि वो नेशन को सपोर्ट करे बाय बाइंग द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय इंडियंस। जो इंडियंस ने प्रोडक्ट्स को बनाए हैं उसी प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करें, ऐसी अर्ज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू की जाती थी। अलाइनिंग कंज्यूमर्स चॉइसेस विथ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, और कंज्यूमर्स के जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स है उसको जगाया जाता था क्योंकि उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट का भी यूज़ किया गया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है यहाँ पे।
Now industrialization led to big changes in technology, factories and workers. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में भी, फैक्ट्रीज में भी और वर्कर्स में भी। लेकिन बड़ी मशीनों के साथ साथ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एंड ट्रेडिशनल हैंडीवर्क जो था वो भी इम्पॉर्टेंट था। पीपल कंटिन्यू टू मेक थिंग्स बाय हैंड एंड यूज ट्रेडिशनल स्किल्स अलॉन्ग साइड विद द न्यू इंडस्ट्रीज। लोग जो है वो आज भी आप देखोगे कि जो हैंडमेड चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स से बनाए जाते हैं जो ऐसी चीज़ें हैं, उसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के साथ साथ। सो बोथ बिग फैक्ट्रीज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स वर पार्ट ऑफ हाउ थिंग्स वर मेड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और स्मॉल वर्कशॉप दोनों एक बहुत बड़ा हिस्सा थे कि चीज़ें कैसी बनी थी उस टाइम पे और कैसी प्रोड्यूस हो रही थी। वहाँ पे ट्रेड किस तरह से चल रहा था, फैक्ट्रीज ने क्या प्रोड्यूस किया, देन ट्रेडिशनल मार्केट में क्या प्रोड्यूस हुआ, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसको रिवॉच कीजिए और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक को रेफ़र कीजिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, वो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए टेक्स्ट बुक के हेल्प से। एंड इस वीडियो के बाद कुछ MCQ क्वेश्चंस आएंगे, उससे सॉल्व कीजिए और एनालाइज कीजिए कि आपको ये वीडियो कितना समझा। सो हम अभी यहाँ रुकते हैं, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। So till then, keep watching and keep learning. Bye bye.